हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम सहगल है और आज हम बात करेंगे कि जो फ्रांस में रीसेंट प्रोटेस्ट और रॉयट्स हुए हैं उसके बारे में, क्योंकि वहां पे एक पुलिस ऑफिसर ने 17 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट को, टीनेजर को शॉट कर मार दिया था गोली से। इसी उसी के बारे में, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए वहां पे। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की एक्सप्लेनर वीडियोस मिलती रहे। और अगर इसकी बात करें तो 27 जून को रात को नैनतेरे, जो पुलिस एक पेरिस का सबर्ब है, मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ थोड़ा इलाका है जहाँ पे इमिग्रेंट्स ज्यादातर रहते हैं, वहां पे एक मर्सिडीज में ये टीन पुलिस को चकमा देके, मतलब बेसिकली ट्रैफिक के स्टॉप से भाग रहा था और वहीं पे पुलिस ने इसको पकड़ने की बजाय गोली से मार दिया। और उसके बाद जब ये कई सारी रिपोर्ट्स आई तो पुलिस में ये बोला कि ये भाग रहा था हमसे, लेकिन जब बाद में उनका इंटरनल एक ला मॉन्ड जो न्यूज़पेपर है पेरिस का, उसने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ये था कि वो बस रुका नहीं था, इसीलिए उसको गोली से मार दिया गया और इतनी गोलियां बरसाई कि वो मर ही गया। और यहाँ उसके बाद ये दंगे इतने ज्यादा बढ़ते चले गए कि यहाँ तक कि पेरिस में टोटल 45,000 पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा और 3,000 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, फायर वर्क हुए बहुत ज्यादा। और ये खाली पेरिस में ही नहीं, 12 अलग अलग सिटीज में हुए, कई शहर में, जहाँ के पूरी तरीके से मतलब सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ खत्म हो चुका था। और साथ ही में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, उनको अपना जर्मनी की स्टेट विजिट थी वो उनको कैंसिल करनी पड़ी। वो 220 मेयर्स के, अलग अलग मेयर्स जो टाउन्स के, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी बार बार अलग अलग दिन। और यहाँ तक कि ये पूरा एक हफ्ते से भी ज्यादा चली पूरी अनरेस्ट और प्रोटेस्ट। और साथ में इसकी जो और ज्यादा इसमें मतलब पुलिस लूट हुई, यहाँ तक कि 13 साल से लेके 50 साल तक के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा और बहुत ही बुरी तरीके से इस ये रॉयट्स बोल रहे, ये 2005 जैसे रॉयट्स हुए थे। एक्चुअली 2005 में भी ऐसे ही रॉयट्स हुए थे, जब दो टीनेजर्स, यानी कि एक 15 साल का और एक 17 साल का, तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जैकी चिराक। उन्होंने तो इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि 8,000 से ज्यादा व्हीकल को फूक दिया गया था, 25,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके थे उस टाइम पे। और तब बोलते कि ये बुरी तरीके से, बिल्कुल मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है पेरिस जैसी जगह में, मतलब फ्रांस की अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज में। और उन्हें तो प्रेसिडेंट को उस टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। उस टाइम पे भी यही हुआ था कि बहुत ज्यादा पुलिस मारती थी, नहीं सुनती थी वो किसी के बारे में। और जो भी इमिग्रेंट्स होते थे, मतलब जो कि नॉर्थ अफ्रीका से, कोई मिडल ईस्ट से, या अलग अलग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हुए, उन्हीं के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर होते थे और वो वर्किंग क्लास होते थे, उसी में ही इन्होंने करते थे। और बहुत ज्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी की भी एक्यूजेशंस आए कि पुलिस लेके जाती थी कस्टडी में और मार देती थी। इस टाइम पे भी ऐसे हुआ। जो ये 17 साल का लड़का था, नेहर मजूक, इसको, ये बेसिकली अल्जीरियन और मोरक्कन डिसेंट का था। और ये एक लोकल रग्बी स्कूल में था जहाँ पे खेलता था साथ में। इसका जब इसके ऊपर और ज्यादा जान पे वो हुई कि जानकारी गई, तो इसकी गाड़ी में कुछ भी मतलब ड्रग्स, कोई भी वेपन्स नहीं मिले। मतलब यहाँ तक कि इसका बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड था, कोई आज तक इसने कोई चोरी नहीं करी, फिर भी इसे मार दिया गया। तो यही सारी चीजें इतनी ज्यादा फूट के उठी कि नैनतारा जो एक पेरिस का सबब था, उसमें इतने ज्यादा, पहले एक तो गुस्सा लोगों में भरा पड़ा था। क्योंकि अगर आप देखो, इस साल से पेरिस या फ्रांस की जो किस्मत बोले वो ठीक नहीं है। क्योंकि शुरुआत से ही पहले 2023 में वहां पे एक बिल लाने की कोशिश करी, इमिग्रेशन बिल। उसको इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि वो बैक बर्नर पे चला गया। साथ में फिर मार्च में पेंशन रिफॉर्म्स आई और कुछ पेट्रोल और कैब्स की स्ट्राइक होने लगी। वो भी इतनी ज्यादा हाथ से निकलती चली गई कि तब भी कई हफ्तों तक पूरी तरीके से मतलब कोलैप्स था पेरिस। और अब ये हुआ। इसलिए बोल रहे हैं कि ये बार बार इतना ज्यादा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है वहां पे। जो ऐसे सबर्ब्स है जो कि इमिग्रेंट्स होते हैं, जो कि नॉर्थ अफ्रीका, अलग अलग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं, जो गरीब है बेसिकली, जो बिल्कुल यहाँ पे जॉब के लिए, कोई किसी के लिए आते हैं और वो नहीं कर पाते, तो पुलिस ब्रुटैलिटी उनको देखने को मिलती है। वो बिना बात के उन्हें रोक लेते हैं, बिना बात के उनके फाइन, कभी कोई उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। और अगर कस्टडी में होते हैं तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और ये अलग अलग रिपोर्ट्स में आ चुके हैं। और जो ये पुलिस ऑफिसर जो मार देते हैं सीधा ही, ये बहुत बार हो चुका है। ये 2005 जैसे ही था, बिल्कुल इतनी ज्यादा रैम्पेंट थी। मतलब आप सोच सकते हो
कि 45,000 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉय करने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं संभल रहा था। बहुत ही ज़्यादा, और 3,000 से ज़्यादा अरेस्ट हुए, यहाँ तक कि 13-13 साल के बच्चे तक प्रोटेस्ट में आ गए थे इसी के लिए। और पूरे इमिग्रेंट्स, वर्किंग क्लास, सब कुछ रोड पे, सब सारे रोड पे थे। और अगर ये बात करें तो अंडरलाइन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है फ्रांस की। एक तो पुलिस ब्रुटैलिटी, एक डिस्क्रिमिनेशन की सूत्र, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि बढ़ी जा रही है पूरी कंट्री में। वो सब इसी का नतीजा थी, इसी प्रोटेस्ट को लेके, कि एक ही बार ये बस लास्ट एक चिंगारी थी कि इतनी बड़ी आग को लगा दी, और साथ ही में ये इतनी ज्यादा बढ़ते ही चली गई। लेकिन अब फाइनली थोड़ा सा ये शांत है, लेकिन अभी भी जस्टिस सिस्टम जो कि है फ्रांस में, वो राउंड द क्लॉक, मतलब 24/7 काम कर रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा अरेस्ट हुए उन सबको प्रोसेस करेंगे, क्या उसका रिजल्ट आया। और जो यहाँ तक कि जो फार राइट, वो मतलब अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उस बच्चे को मारा था, उसके लिए जो फार राइट अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, एरिक जिमर, उस उन्होंने तो 1.1 मिलियन डॉलर उस ऑफिसर के लिए रेज कर लिए, उसकी फैमिली के लिए, ताकि उसको फंड प्रोवाइड कर सके। और जो अभी प्रोसिक्यूशन में जब उसकी होगा बात की वॉलंटरी होमिसाइड और मैनस्लॉटर के लिए वो चार्ज करे गए हैं, ताकि वो केस आराम से लड़ सके और उनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। एक तरफ वो मार मार दिया उस बच्चे को, तो दूसरी तरफ वहां पे मतलब अभी भी आप देख लो कितना ज्यादा डिवाइडेड नेशन है पूरा फ्रांस, कि एक तरफ एक लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत गलत है, जो कि है सही में, और दूसरी बात वो दूसरे अलग ही फार राइट चल रहे हैं कि उनको उसी ऑफिसर को बचाना है जिसने मारा है। ये बिल्कुल यूएस या और अलग अलग कंट्रीज जैसा हो रहा है। इसकी आगे की बात करें तो इसमें इस 2022 में 138 डॉक्यूमेंट इंसिडेंसेस हुए, मतलब जिसमें पुलिस ने शूट करने की कोशिश करी, और उसमें से 13 लोग तो डेथ भी हो चुकी है। और अगर ये नंबर 2023 में निकाला जाए तो ये बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन अगर इसके पीछे की बात करें कि ऐसा क्यों होता है फ्रांस में, जो कि एक बेसिकली ओवरऑल अगर इस हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली फ्रांस बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग कंट्री रहा है इमिग्रेंट्स के लिए खासकर। और अगर इसकी और ज्यादा इसमें हम बात कर रहे हैं इसी की हिस्ट्री के लेके, तो जब 19 सेंचुरी से बहुत ज्यादा ये वेलकमिंग रहा है, इसने बहुत ज्यादा अपने गेट्स बॉर्डर्स खोल रखे थे, चाहे वो किसी भी यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, मिडल ईस्टर्न कंट्री से, ज्यादातर यहाँ से अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिशिया, यहाँ से लोग आते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग रहा है, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे यहाँ तो काम आ रहा है, ये लोग हमारा काम करेंगे बेसिकली। लेकिन कभी भी ये एसिमिलेट नहीं कर पाए इनके कल्चर के साथ, मतलब घुल मिल नहीं पाए। इनको हमेशा ये डिस्टिंक्शन रेस का, कलर का, ये रहता ही था। और जब 1970s में जाके बहुत ज्यादा, तब तक बहुत ही लीनियंट था इसका इमिग्रेशन पॉलिसीज, बट 1973 में जैसे ही ऑयल क्राइसिस आती है, पूरी यूरोप हिल जाता है। और उसके बाद इतना ज्यादा एनॉर्मस प्रेशर पड़ता है यूरोप की इकोनॉमी पे, फ्रांस पे, स्पेशली फ्रांस और जर्मनी पे, कि प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। उसी कारण ये बहुत ही बुरे तरीके से क्लैम्प डाउन करते हैं इमिग्रेंट्स पे, और बिल्कुल तरीके से रोक देते हैं, बेसिकली इम्पोज्ड इमिग्रेशन लग जाता है यहाँ पे। और बुरी हालत हो जाती है फ्रांस की एज अ इकोनॉमी, कंट्री, और जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं जो वहाँ पे होते हैं उन्हीं के, क्योंकि उनकी वेजेस कट हो जाती है उस टाइम पे। फिर ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाके ये फिर से ओपन होने लगती है, जब ऑयल क्राइसिस टल जाती है, सारी चीजें वापस से नॉर्मल होने लग जाती है 1993 में। फिर से थोड़ा सा रिलैक्स्ड होने लगता है इमिग्रेशन लॉज, और बाद में जाके 2002 में, और 2005 से जब निकोलस सरकोजी, जो उस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि हम चूजन इमिग्रेशन करेंगे, ना कि इम्पोज्ड। और उसके बाद वो 2007 से जब 2012 तक प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इसी को ही फॉलो करा। मतलब बेसिक लोग आ सकते हैं और वो काम कर सकते हैं, और उनको मल्टीपल 10 ईयर का बेसिकली प्रेसिडेंसी परमिट मिल जाएगा वहां पे। और उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हॉलैंड थे, उन्होंने भी यही सेम फॉलो करा। और जो अब से 2 टर्म से मैनुअल मैक्रोन है, वो भी यही फॉलो कर रहे हैं, कि बेसिकली हम चूजन रखेंगे, इम्पोज नहीं करेंगे कि कोई भी नहीं आ सकता उनके ऊपर ये, और कितने तरीके के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हम नहीं रेस्ट्रिक्ट करेंगे उनको। लेकिन अभी दोबारा से इन्होंने बेसिकली एक लॉ लाने की कोशिश करी, जो लॉ तो बन नहीं पाया, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हुई फरवरी में इमिग्रेशन बिल को लेके। इमानुएल मैक्रोन का बेसिकली मोटिव था कि हम एक बैलेंस बिटवीन करें, कि एक फेयरनेस और एक इम्प्लाइड को रख के, कि कैसे हम फेयर भी रह सकते हैं उनके लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, और बेसिकली हम अपने क्राइम या पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ने दे सकते, ताकि जो बेसिक जो फ्रेंच सिटीजन है उनकी जॉब ना चली जाए।
उसी के लिए इन्होंने इमिग्रेशन बिल लाया फरवरी में। और उसमें मतलब बिल्कुल ही वो हटके था कि एक तरफ तो बोल रहे हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे सारी प्रोसेस, दूसरी तरफ हम बोल रहे कि यहाँ पे सिर्फ आप 10 ईयर तक रुक सकते हो, और जब भी कोई आएगा तो उसको पूरा अपना डेटा, क्रिमिनल रिकॉर्ड और वो सब पता करना पड़ेगा। वो यही बोल रहे कि वहां पे इसके लिए भी दो ग्रुप्स बन गए, एक प्रो और एक एंटी। प्रो में बोला कि ये बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, और एंटी बोल रहे कि नहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एक तरफ आप टू लिबरल हो गए, एक तरफ आप टू रिस्ट्रिक्टिव हो गए। ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक तरफ ही आप उनसे बोल रहे हो कि आप खाली 10 साल रुकोगे, दूसरा बोल रहे हम पूरा स्ट्रीमलाइन कर देते, जितने आना चाहे आ सकते हैं। तो बोल रहे कि क्या, और साथ में क्रिमिनल डेटा, और वो कहाँ से मतलब कैसे लेके आए, क्योंकि वहां तो वो अपनी कंट्री से भाग के आ रहे हैं ना, जॉब्स और वो सब। तो बिल्कुल ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी वे में था। और इसी के लिए इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हुई कि फरवरी में, तभी मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता कि इस साल फ्रांस में प्रोटेस्ट ही, ये प्रोटेस्ट ईयर है बेसिकली। फरवरी में हुई, मार्च अप्रैल में भी हुए, और अब दोबारा से। और यही हमें बताती है जो माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है फ्रांस में, वो यही बताता है कि इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए, इतनी ज्यादा वेलकमिंग भी रहा फ्रांस इमिग्रेंट्स में, लेकिन वो कभी भी एसिमुलेट नहीं कर पाए, ये लोग कभी भी घुल मिल नहीं पाए, मिक्स नहीं हो पाए, जो वहाँ की फ्रांस की बेसिक पॉपुलेशन है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है। चाहे इनके साथ क्लास, रेस में डिस्टिंक्शन होता हो, हर चीज में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, और रेसिज्म भी बहुत ज्यादा है। मतलब हर चीज में लेके, चाहे खाने से लेके, एक रेस्टोरेंट में हो, चाहे किसी होटल में हो, चाहे इनकी जॉब्स को लेके हो, हमेशा इन्हें कम सैलरी वाली जॉब्स ही मिलेगी, मीगर जॉब्स मिलेगी। और जो फ्रांस के जो अपने सिटीजन, जो नेटिव है, उनको हमेशा ही ज्यादा बड़ी, उनकी सैलरी भी ज्यादा रहेगी। तो ये बेसिकली एसिमुलेट नहीं कर पा रहे अभी तक। और यही गार्डियन न्यूज़पेपर ने बोलता था कि 2017 से जितने भी ज्यादा क्राइम्स हुए हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वो ज्यादातर या तो अरब्स पे हो या ब्लैक्स पे, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, और वो एसिमुलेट नहीं कर पा रहे, उनके साथ बहुत ही भयंकर तरीके से अलग अलग लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसीलिए ये इतनी ज्यादा शूटिंग्स, पुलिस ब्रुटैलिटी, क्योंकि पुलिस कुछ ना इनको समझती है, ना इनसे कोई बात करती है, ना इनके लिए कोई सेंटर्स खुले हुए हैं। वो जैसा बोलते हैं वो हमेशा उन्हें गलत ही ठहराना होता है, यहाँ तक कि वो नेटिव सिटीजन को कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं अगर सेम ही क्राइम हो, नेटिव सिटीजन को एक फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा, और इन्हें या तो कस्टडी में या बहुत ज्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी फेस करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि वो मार भी सकते हैं उनको। और यही होता है। तो देखते हैं कि आगे जाके कैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर उन पे बनता जा रहा है, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, या तक कि उन्हें कई सारी स्टेट विजिट भी अपनी जर्मनी की छोड़नी पड़ी। तो देखते हैं आगे जाके इसका क्या होता है। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल अपना सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट्स में, और लाइक जरूर करें। थैंक यू।